नमस्ते, दिस इज अभिषेक। वेलकम बैक टू लैब्स एंड स्पोर्ट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा है उसका क्या रिलेशन है एक्सरसाइज के साथ, क्यों हमें उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानना इतना ज़रूरी था, क्या रिलेशन है उसके साथ एक्सरसाइज के साथ उसका। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। एंड तक आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी जो आपके ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। न्यूरॉन्स की क्या एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो न्यूरॉन की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? बॉडी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, बॉडी के मोशंस को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। तो उसमें न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है। हम पहला फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के अंदर कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा था रेस्टिंग कंडीशन में बाहर सोडियम ज्यादा होता है और अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। सोडियम पोटेशियम का रोल हमने देख लिया था अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको देखना है दोबारा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाई चांस मान के चलिए अगर सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए बाहर, तो क्या ये प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज कर पाएगा, अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। एक कंडीशन और लेते हैं। बाई चांस मान के चलिए अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए और बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो क्या पोटेशियम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ पाएगा, डिफ्यूज हो पाएगा प्रॉपर्ली? नहीं हो पाएगा। अगर सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आपके जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इंपल्स जनरेशन में क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। पोटेशियम अगर बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, न्यूरॉन रेस्ट पे नहीं आ पाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में न्यूरल एक्टिविटी क्या होगी? डिसऑर्डर हो जाएगा, न्यूरल एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आ जाएगा। अगर डिस्टरबेंस आ गया न्यूरल एक्टिविटी में तो क्या बॉडी कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर सकती है किसी भी मूवमेंट को? नहीं कर सकती। जब न्यूरॉन की एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी तो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करेगा कौन? एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन समझते हैं। हमने देखा था, इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं, इसको अगर मैं जूम कर दूं, इस तरीके से लेते हैं। हमने देखा था कि बाहर से कैल्शियम जो है बाहर से कैल्शियम जो है वो भी अंदर आ रहा है और किसके साथ बाइंड कर रहा है? एसिटाइल वेसिकल्स के साथ, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करता है। बाई चांस मान के चलिए कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो क्या वो प्रॉपर तरीके से इसके साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर तरीके से रिलीज होगा? नहीं होगा। सोडियम इसको स्टिमुलेट करता है, सोडियम पहले से ही कम है तो क्या प्रॉपरली इसको स्टिमुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन सारे ही कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है कि न्यूरल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब न्यूरल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या वो दूसरे न्यूरॉन को अच्छी तरीके से सिग्नल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली बॉडी का कोऑर्डिनेशन प्लस कंट्रोल दोनों ही खराब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स का। नेक्स्ट आते हैं हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है न्यूरल एक्टिविटी में? इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि टेम्परेचर का जो रिलेशन है विस्कोसिटी से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी। ये किसके साथ है? ये है लिक्विड के साथ। ये रिलेशन हम लिक्विड के साथ समझ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में मम्मी वगैरह है जो खाना बनाती हैं, जैसे आपके घर में पूड़ियाँ तलती होंगी, तो देखा होगा जब टेम्परेचर हम ज्यादा करते हैं तो तेल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो तेल ठंडा होता है और गाढ़ा होने लगता है। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं। तो
टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि न्यूरॉन्स के अंदर भी वाटर होगा, न्यूरॉन्स के बाहर भी वाटर होगा, और वाटर एक लिक्विड है। अगर वाटर एक लिक्विड है और उसका कंसंट्रेशन दोनों तरफ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड के अंदर। टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी टेम्परेचर बॉडी के अंदर। एग्जांपल के तौर पे इसको हम एक बड़ी एग्जांपल से लेके चलते हैं। रोकिए जरा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का रिलेशन जानने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन। अगर हम लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ापन कम होगा। टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। लिक्विड के साथ ये रिलेशन है इसका। बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी है, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूरॉन के बाहर और अंदर दोनों तरफ वाटर होगा। और वाटर एक क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। हम रेस्ट और एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान के चलिए ये एक न्यूरॉन है रेस्ट कंडीशन में, और ये एक न्यूरॉन है जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम वार्म अप कर रहे हैं तब कंडीशन में। रेस्ट की कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर इसका कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी ज्यादा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो अंदर का रेसिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम। अब हम इसको यहां अप्लाई करते हैं। मान के चलिए आप रेस्ट कंडीशन में हैं, विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है रेस्टिंग कंडीशन में क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो क्या रेसिस्टेंस बढ़ेगा इनके बीच में? सेल के बाहर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्या प्रॉपरली, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट, अगर रुकावट ज्यादा होगी तो कोई चीज प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, कोई चीज प्रॉपरली डिफ्यूज हो पाएगी। ये क्या आसानी से धरा पाएगा, ये क्या आसानी से धर जा पाएगा? अंदर के जो ऑर्गेनेलीज है क्या वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट होंगे? ये हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के दौरान जो न्यूरॉन की जो टेम्परेचर बढ़ गया उसके साथ रिलेशन के साथ बात कर रहे हैं। आप हमें इसको ध्यान में रखना। तो क्या रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियस ही बात है, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो होगा। ट्रांसपोर्टेशन स्लो होगा तो उतने इफेक्टिवली यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या आगे ट्रांसमिट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, विस्कोसिटी ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम वार्म अप करते हैं तो कर क्या रहे हैं, हम विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, उतनी अच्छी तरीके से ये आयंस डिफ्यूज हो पाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनेलीज आगे ट्रांसमिट हो पाएंगे, और उतने अच्छे तरीके से ही न्यूरोट्रांसमीटर भी आगे ट्रांसमिट हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है वार्म अप का, टेम्परेचर का, न्यूरल एक्टिविटी का ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वार्म अप इसलिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं रिसेप्टर्स, सेंसिटिविटी। चलिए इधर समझते हैं इसको। मान के चलिए ये रिसेप्टर्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ये एक्टिविटी कंडीशन में है, यानी कि हम वार्म अप कर रहे हैं। हम वार्म अप लेके चलते हैं, वार्म अप लेके चल रहे हैं। रेस्टिंग कंडीशन में जो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। अगर हम 100% लेके चले वैल्यू को तो अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होती है 40% होती है, यानी कि 40% रिसेप्टर्स ही जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिसीव करते हैं, यानी कि 40% न्यूरो आपके जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिव है। वैल्यू हम अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन जब हम वार्म अप करते हैं, तो होता क्या है, रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कितनी?
इससे ज्यादा हम मान के चले 70% लेके चलते हैं, तो 70% रिसेप्टर्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। और जब 70% रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो और अच्छी तरीके से इसके साथ बाइंड करेगा, और जितने अच्छी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करेगा, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो उतनी अच्छी तरीके से एक्साइट होगा। न्यूरॉन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वार्म अप में खासकर। वार्म अप हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम न्यूरॉन्स की जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें। किस तरीके से? उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी। वार्म अप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले कर रहा है। दो चीजें समझ में आई, टेम्परेचर, रिसेप्टर, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आते हैं न्यूरल एग्जॉशन। अच्छा, न्यूरल एग्जॉशन से पहले ये दो चीज और समझते हैं। देखिए दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन एक तरह से हम वार्म अप्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो वार्म अप आपका कर क्या रहा है, एक तरह से देखा जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, एक रेसिस्टेंस कम करके, दूसरा रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा के। इन दोनों ही कंडीशन में होगा क्या, आपका ईपीएसपी बढ़ जाएगा। और ईपीएसपी है क्या? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा न्यूरॉन है वो उतनी अच्छी तरीके से ही एक्साइट होगा, और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्साइट होगा, और जितना ज्यादा अच्छी तरीके से एक्साइट होगा उतना अच्छी तरीके से सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा, और जितना अच्छी तरीके से सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा, बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होगा, क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी आपकी फास्ट है और अच्छी है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारा न्यूरल एग्जॉशन। न्यूरल एग्जॉशन को ही हम, अगर आपको ईपीएसपी के बारे में और अच्छी तरह समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईपीएसपी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। न्यूरल एग्जॉशन को भी हम वार्म अप से रिलेट करेंगे। क्या होता है, मान के चलिए एक बंदा है, उसने 10 मिनट अपना टाइम दिया वार्म अप के लिए और दूसरे ने 20 मिनट टाइम दिया अपना वार्म अप के लिए। न्यूरॉन्स की कुछ कैपेसिटी होती है, हर एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है कि वो कुछ अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कैरी कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड स्टोरेज होगा इसमें, ऐसा होता तो हमेशा कभी जरूरत ही नहीं होती किसी चीज की, एनर्जी की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती और बॉडी हमेशा एक्टिव रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक कैपेसिटी होती है न्यूरॉन की जो कि न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करके रखना है। मान के चलना हमने वार्म अप किया 10 मिनट और एक बंदे ने वार्म अप किया 20 मिनट। ये मैं कह सकता हूं जिसने 10 मिनट वार्म अप किया होगा उसके न्यूरोट्रांसमीटर कम खर्च हुए होंगे, जिसने 20 मिनट वर्कआउट किया हो, 20 मिनट वार्म अप किया होगा, उसके न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा खर्च हुए होंगे। हमें करके क्या चलना है, हमें ये देखते हुए चलना है कि न्यूरोट्रांसमीटर जरूरत से ज्यादा खर्च ना हो जाए, क्योंकि जब हमें मेन एक्टिविटी का हमारा टाइम आएगा तब हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और न्यूरोट्रांसमीटर अगर जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया हमने वार्म अप के समय, तो क्या एक्टिविटी के दौरान हम अपना 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूरल एग्जॉशन हो गया, एग्जॉशन जल्दी हो जाएगा। एग्जॉशन यानी कि पूरा निचोड़ जाना, पूरा न्यूरोट्रांसमीटर निचोड़ दिया जाएगा। क्यों? एक्टिविटी आपने इतनी ज्यादा कर दी। तो वार्म अप का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरॉन्स के एग्जॉशन के लिए। आइडियल समय होता है 20 मिनट, 10 मिनट। आइडियल जो टाइमिंग होती है वार्म अप की होती है 10 मिनट। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पे वार्म अप का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां 15 मिनट से ज्यादा नहीं देते। 20 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 20 मिनट किसी भी बुक में आपको रिकमेंड नहीं होगा 20 मिनट वार्म अप करें। आप देख सकते हैं कि ज्यादा लंबा समय दे दिया आपने वार्म अप को तो न्यूरल एग्जॉशन हो सकता है, यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे जब मेन एक्टिविटी का टाइम आएगा। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिला न्यूरल एग्जॉशन का क्या रोल है, और हमने तीनों ये वार्म अप से रिलेट करके देखा है। नेक्स्ट आते हैं पीएच का क्या इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरल एक्टिविटी में। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45। अगर पीएच इससे ज्यादा हो गया, 7.35 से कम हो गया, तो क्या होगा? बॉडी एसिडिक ज्यादा हो जाएगी, बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 7.45 से ज्यादा हो गया तो बॉडी का बेस बढ़ जाएगा। हम किसी दूसरे वीडियो में पीएच की बात करेंगे, पर फिलहाल हम इतना ही समझते हैं। अगर
पीएच में जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ ऊपर नीचे तो होगा क्या, जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंजाइम का रोल क्या है, बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ताकि बॉडी एनर्जी बना सके, एटीपी बना सके। ठीक है, तो उन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज करते हैं चीजों को ताकि उससे एनर्जी लिया जा सके। अगर एसिडिटी बढ़ गई या बेस बढ़ गया तो क्या होगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, और अगर एंजाइम काम नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो बॉडी प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं बना सकती, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, न्यूरॉन्स को भी तो एनर्जी चाहिए, और जब न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या न्यूरॉन की एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पीएच भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी भी खराब हो जाएगी। ये नेक्स्ट आते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्लड ग्लूकोज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो ज्यादातर मेनली रिले जो करता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ही करता है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा या कम हुआ तो उन दोनों कंडीशन में न्यूरॉन की एक्टिविटी खराब होगी। हम बेसिकली कम लेके चलते हैं, बाई चांस हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से हमने न्यूट्रिशन लिया ही नहीं है, ड्यूरिंग बिफोर वर्कआउट हमने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली है जितना लेना चाहिए था। बाई चांस हमने अगर ऐसा नहीं लिया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन सही नहीं लिया है। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर नहीं होगा, और ये तो न्यूरॉन यूज करता है, अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो क्या ये ग्लूकोज यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। जिस अमाउंट में इसको चाहिए मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और जब ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज तो सबसे इंपॉर्टेंट है एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, और प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज मिलेगा नहीं तो एनर्जी का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, नहीं होगा। और जब एटीपी नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से तो क्या न्यूरॉन एक्टिविटी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और इन दोनों ही कंडीशन में, पीएच और ब्लड ग्लूकोज दोनों ही कंडीशन में, बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों ही खराब। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत मैंने ऊपर से बताया आपको। आगे चल के हम देखेंगे, जैसे रचित सर का वीडियो आ रहा है उसमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स का और इंपॉर्टेंस क्या है। टेम्परेचर हम जब वार्म अप की बात करेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। रिसेप्टर सेंसिटिविटी हमने देखा ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इसको और आगे आके डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ था कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के लिए, न्यूरॉन्स के फंक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, खासकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी वार्म अच्छा होना चाहिए, आपका वार्म अप अच्छा होना चाहिए, आपका वार्म अप इतना अच्छा होना चाहिए कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, वार्म अप इतना ज्यादा ना हो ताकि न्यूरल एग्जॉशन जल्दी हो जाए, बॉडी का पीएच मेंटेन रहना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना चाहिए। ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स के लिए। तो आज आपको पता चला होगा कि हमने जो न्यूरॉन्स का फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, ताकि हम रिलेट कर सके इन चीजों के साथ। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा तो एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में भी आया हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।